हेलो दोस्तों, दिवस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का परिचय और विस्तार। इसका पार्ट 1 कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले ये थोड़ा सा कल के वीडियो का कुछ की पॉइंट देख लेंगे, क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़े, उसके तटीय सीमा के बारे में हम लोग पढ़े थे और समझिए कि उसका भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मोटा मोटी हम लोग पढ़े थे। उसको आज विस्तृत रूप से उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब पॉइंट और कुछ पॉइंट और सारा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये भारत का, ये आपका उत्तर से लेके ये आपका नॉर्थ है और ये है साउथ और ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। इसमें सबसे पहले यहाँ है कि जैसे भारत के उत्तर, जिसको हम इंदिरा कॉइल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं इस पॉइंट को, यहाँ से लेकर के आपको इसके भारत के दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, इसकी लंबाई जो है वो आपको 3214 किलोमीटर है। यानी भारत के सबसे उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। उसी तरह से आपका इसका पश्चिमी और पूर्वी भाग जो है, ये दोनों के अगर अंतर को देखा जाए, डिस्टेंस को देखा जाए, तो इसका समझिए कि लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ये गुजरात है, ये गुजरात राज्य है। तो गुजरात राज्य का सबसे अंतिम पॉइंट जो आपको भारत के आपको पश्चिम साइड में पड़ता है, तो ये आपका अंतिम पॉइंट जो होता है ये गौर माता है, या इसको गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। और भारत का पूर्वी भाग जो है, सबसे अंतिम भाग जो है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये आपको वालांगू है। वालांगू यानी पश्चिमी हो गया गौर माता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, और ये आपका है पूर्वी भाग जो है वालांगू है। उसी तरह से भारत में, भारत का जो उत्तरी पॉइंट है इसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, और दक्षिणतम बिंदु जो है इसको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या इसको पारस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका यानी मुख्य भूमि का जो आपको अंतिम बिंदु जो है, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु, इसको कन्याकुमारी कहते हैं, जो कि यहाँ पे ये तमिलनाडु के पास है। लेकिन भारत का सबसे अंतिम दक्षिणतम अंतिम बिंदु जो है यहाँ पे नहीं होकर के, यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार के सबसे निचला हिस्सा जो है, जो आप है 8.4 डिग्री पर ही है। तो इसको हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पारस पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग इसके पड़ोसी देश के बारे में कल हम लोग पढ़ लिए थे, कौन कौन सा पड़ोसी देश है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत के उपमहाद्वीप के बारे में, यानी भारत के उपमहाद्वीप में, यानी उस उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो एक आप तो भारत आएगा, दूसरा आएगा पाकिस्तान, तीसरा आएगा यहाँ से नेपाल, ये आपको भूटान आएगा, नेपाल, भूटान, और ये आएगा आपका बांग्लादेश, और साथ में ये आपका ये श्रीलंका आएगा। कौन कौन सा हो गया भारत के उपमहाद्वीप में? आपको भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और आपको श्रीलंका। उसके बाद हम लोग इसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। जैसे एक ये ग्लोब है, मोटा मोटी समझिए कि पृथ्वी का ये नक्शा हो गया, और इसमें बीचों बीच एक रेखा जाती है जो आपको 0 डिग्री है, जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसको हम विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। विषुवत रेखा या इक्वेटर इसको, हालांकि है ही अक्षांशीय रेखा है। तो ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से अगर एक एक डिग्री पर समझिए अक्षांश रेखा का निर्माण किया जाए, तो यहाँ पे विषुवत रेखा से ऊपर जो है, चूँकि ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, इसके ऊपर जो है ये उत्तरी गोलार्ध होता है
और नीचे वाला जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री के ऊपर ये आपको यहाँ से ध्रुव तक, मतलब यहाँ नॉर्थ हो गया और यहाँ साउथ हो गया, तो इसमें 1-1 डिग्री पर अब समझ रखते हैं अक्षांश रेखा को, तो ये टोटल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। उसी तरह से आपको दक्षिणी ध्रुव में जब जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तो यहाँ भी समझिए कि यहाँ पे आपको 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी अगर 1-1 डिग्री पर रखा जाए। तो अगर 1-1 डिग्री पर इस अक्षांश रेखा को रखा जाए तो यहाँ पे इसमें 90 हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, इसमें भी 90 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा से जैसे ही हम पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुव तक जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे अक्षांश रेखाओं की लेंथ जो है, ये लंबाई जो है, ये घटते जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो ये अक्षांश रेखाएं केवल इतना ही रेखा नहीं है, बल्कि समझिए कि पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे करके एक सर्किल बनाती है अक्षांश रेखाएं। तो जो सब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी ये सर्किल बनाती है। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सर्किल बनाने वाला पृथ्वी पर ये क्या है, तब को अक्षांश रेखा का 0 डिग्री है। उसके ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये सर्किल छोटा होते जाएगा और लास्टली ध्रुव तक ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 डिग्री की लंबाई क्या है, सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर यानी पोल की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या घटते जाएगी। उसी तरह दक्षिण की तरफ जाएंगे यानी दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है, लेंथ जो है, धीरे धीरे घटती जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतर के बारे में। तो यहाँ से आप इस पोल से लेकर के और इस पोल तक एक आपको रेखाएं आती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो आपको देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। ये देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। तो ये जो आपको है ये क्या है, तो इस पोल से लेकर के उत्तरी पोल से लेकर दक्षिणी पोल तक आने के लिए ये रेखाएं जो आपको यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये मिलाती हैं, ये है देशांतर रेखाएं। ठीक है। और ये भी समझिए कि अब एक डिग्री पर इसको रखा जाए तो चूँकि ये वृत्त जो है पूरा एक चक्कर लगाए तो ये आपको टोटल 360 डिग्री का हो जाएगा। तो 1-1 डिग्री पर लगाएंगे तो आपको ये 360 देशांतर हो जाएंगे 1-1 डिग्री पर लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे इस तरह से इसको हम बनाते हैं देशांतर रेखाओं को, 1-1 डिग्री पर इसको हम बैठाते हैं अगर, तो ये टोटल पृथ्वी पर समझिए कि आपको ऐसे बनेगा। तो यहाँ एक चीज़ देखेंगे हम कि ये देशांतर रेखाएं जो है, ये सबसे आप यहाँ 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस जो है ये बड़ा होगा, और जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ जाएंगे, जैसे से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां जो है वो घटते जाएंगे, या चाहे आप उत्तरी गोलार्ध में जाएं या दक्षिणी गोलार्ध में जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा से के पास ये जो देशांतर रेखाएं जो आगे आ रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरियां ज़्यादा होती है। ये तकरीबन आपको 111.25 किलोमीटर होता है। एक चीज़ हम बता दें यहाँ पे 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर होता है। उसके बाद ये हो गया, मतलब यहाँ पे 2 देशांतर रेखाओं की बीच की दूरियाँ जो है ज़्यादा होंगी, और जैसे जैसे पोल पे जाएंगे वो कम होते जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत का स्थिति इसमें कहाँ पे ये है। तो हम लोग जानते हैं कि ये भारत जो है ये नीचे 8.4 या 8.6 कर लीजिए, थोड़ा सा का अंतर है। तो
तो 8.6 से 8.4 से स्टार्ट होता है, ये 37.6 डिग्री तक जाता है। और ये पूर्वी जो विस्तार जो है ये आपको 97.25 डिग्री तक जाता है, और इधर पश्चिमी में 68.7 डिग्री तक जाता है। यानी अक्षांशीय विस्तार जो है भारत का वो 8.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री तक जाता है, और इसका देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 डिग्री से लेकर के 97.25 डिग्री तक जाता है। तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे भारत को देखिए यहाँ पे भारत यहाँ पे पड़ेगा। इस यहाँ पे देखने से स्पष्ट होता है कि भारत जो है, जो कल भी बताए थे हम कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये आपको पूर्वी देशांतर में है। एक सीधा क्वेश्चन आए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, और ये देशांतर पूछे तो ये पूर्वी देशांतर में है। क्योंकि यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर का निर्धारण ऐसे होता है कि 0 डिग्री देशांतर से आप पूरब की तरफ 180 डिग्री तक जाते हैं। 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ 180 डिग्री तक जाते हैं तो पूर्वी देशांतर होता है। और 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ अगर 180 डिग्री जाते हैं तो पश्चिमी देशांतर होता है। तो यहाँ से पूरब की तरफ यानी 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ जब हम जाते हैं तो आपको ये उसी में भारत यहाँ पे पड़ता है। यानी पूरब की तरफ 180 डिग्री तक जाते हैं तो उसी में आपको भारत यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो 68.7 से 97.25 तक पड़ता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। उसके बाद एक चीज़ आप देखेंगे, भारत का मानक समय और एक होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। जैसे यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ पे एक GMT का निर्धारण किया गया है। GMT का निर्धारण किया गया है और यहीं से पूरे विश्व में टाइम का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे जैसे 0 डिग्री है और यहाँ से जैसे मान लीजिए कि भारत जो है ये 68.7 से है और ये आपका है 97.25। तो इसमें अगर देखा जाए तो लगभग आपको 30 देशांतर रेखाएं हैं। इसमें 30 देशांतर रेखाएं हैं। और भारत का मानक समय जो है, भारत का मानक समय इलाहाबाद में एक नैनी है, यहाँ पे जो 82.5 डिग्री को माना गया है। चूँकि किसी भी देश में बहुत सारे देशांतर है, भारत में ही देख लिया जाए तो 30 देशांतर है, तो हर एक देशांतर में उसकी अपेक्षा टाइम अलग अलग होगा। जब टाइम अलग अलग है तो हर एक टाइम जब अलग अलग होगा तो उसके हिसाब से देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा टाइम के हिसाब से। तो उसलिए क्या किया गया है, हर एक देश में एक समझिए कि समय का निर्धारण किया गया है और वहीं भारत में उसी तरह से किया गया आपको समय का आपको उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी में एक जगह है जो वहाँ पे जो देशांतर पड़ता है 82.5 डिग्री, उसी को भारत का मानक समय माना गया है। यानी यहाँ जो टाइम होगा, यहाँ जो समय होगा, ये टोटल भारत में ही होगा। हम यहाँ से ये आपको 68.7 से लेकर 97.2 को अगर उसको डिवाइड करें तो लगभग आपको एवरेज में देखा है तो 82.5 डिग्री आएगा। इसीलिए इसको माना गया 82.5 डिग्री को आपको पूरे भारत का समय। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में 0 डिग्री यहाँ शुरू होता है, तो यहाँ अगर टाइम होता है तो फिर भारत में कब क्या टाइम होगा। तो यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये पृथ्वी जो है ये गोला है और पृथ्वी जो है ये पूरे 360 डिग्री 24 घंटा में
आपको एक चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, तो इसका मतलब ये है कि 1440 अगर हम गुना करेंगे 24 में 60 से, तो कितना हो जाएगा, 214, ठीक है, 1440 मिनट हो जाएगा। इस 1440 मिनट को पृथ्वी समझिए कि 360 डिग्री एक चक्कर लगा लेती है। तो ये 360 डिग्री से अगर इसको डिवाइड किया जाए, 360 डिग्री से डिवाइड किया जाए, तो यहाँ पे पता चलेगा कि एक देशांतर से यहाँ तक जाने में टोटल ये 4 मिनट का समय लगेगा। यानी यहाँ पे एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक जाने के लिए टोटल 4 मिनट का समय लगेगा, टोटल 4 मिनट का समय लगेगा। तो उस हिसाब से देख लिया जाए कि भारत में अगर मान लीजिए कि ब्रिटेन में यहाँ 12 बज रहा है, अगर यहाँ दिन का 12 बज रहा है, इस मान लीजिए 0 डिग्री ब्रिटेन में है, यहाँ पे जो GMT निर्धारण किया गया है, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो उस हिसाब से भारत में जो हम मानक समय यहाँ माना गया है भारत में 82.5, तो एक मिनट में कितना है, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो उसको अगर इससे गुना कर दें 4 से, यानी 82 में 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये आधा क्या हो जाएगा, देशांतर है, 82 देशांतर पर आधा देशांतर, तो 82 जो है इसमें गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौका 32, 328। और जो कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट समय लग रहा है, तो आधा जाने में 2 मिनट लगेगा, तो 2 इसमें जोड़ दिया जाए तो 330 मिनट हो जाएगा। और 330 जब मिनट हो जाएगा तो इसको जब 60 से भाग देंगे, मतलब इसको आवर बदलने, घंटा बदलने के लिए इसको अगर 60 से भाग देंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 घंटा, मतलब 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि अगर ब्रिटेन में अगर 12 बजता है तो यहाँ पे समझिए कि कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। अगर यहाँ 12 बजता है तो फिर यहाँ 5.5 हो जाएगा। अब वो एक और चीज़ देखना है कि प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, 0 डिग्री देशांतर जो है जहाँ से GMT है यहाँ पे, तो यहाँ से जब पूरब की तरफ जाएंगे, पूरब की तरफ देशांतर में जाएंगे तो ये प्लस होता है। वहीं आपको पश्चिम की तरफ जाएंगे 180 डिग्री तक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो घटेगा। तो हम लोग भारत जो है ये आपको इससे पूरब की तरफ है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें 5 घंटा 5.5 घंटा जुड़ेगा। तो वहीं अगर ब्रिटेन में वहाँ पे GMT जहाँ निर्धारण किया गया है वहाँ पे 12 बज रहा है दिन का, तो वहीं आपको हम लोग का 5.5 होगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, अगर यहाँ पे 12 बजता है तो यहाँ पे समझ कि चूँकि यहाँ पे 0 डिग्री है और यहाँ से हमको आना है 82.5 तक, तो जब यहाँ तक आएंगे तो पता चलेगा हम लोग का 5.5 घंटा उसमें ऐड हो जाएगा। फिर आगे इसको हम देखते हैं। अगला ये है कि भारत के मतलब जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो स्थलीय सीमा किन किन राज्यों में बनाते हैं। चूँकि हम लोग तटीय सीमा के बारे में कल पढ़ चुके हैं, या मुख्य सीमा जो है भारत का वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भारत का एक चीज़ हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको। भारत के सीमा के बारे में कल हम पढ़े, तटीय सीमा के बारे में। तो यहाँ से जो ये स्टार्ट होता है और यहाँ से आपको गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर ऐसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय, फिर यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक जब ये आता है तो ये आपका मुख्य भूमि का ये जो सीमा जो है ये आपको टोटल आपको कितना पड़ता है, 15,200 किलोमीटर।
और यहाँ से लेकर के तटीय सीमा जो है वो मुख्य तटीय सीमा यहाँ तक, ये हम लोग यहाँ से कल हम लोग देखे थे, यहाँ तक ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। ठीक है। और भारत के पास चूँकि द्वीप भी है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, फिर यहाँ पे आपको लक्षद्वीप हो गया, इन सब के द्वीपों को देखा जाए तो ये आपको 1416.6 किलोमीटर हो जाता है। और इसको टोटल जोड़ दिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा आपको, इसको यहाँ से लिख दीजिए 1416, तो 6, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 2 7, 22,756, 22,716.6 से किलोमीटर टोटल आपका ये मुख्य सीमा और तटीय सीमा, और वही क्या आपको द्वीपों के समय तटीय सीमा को मिला करके। एक बार और सुन लीजिए, यहाँ पे मुख्य सीमा की जो आपको सीमाएं जो बॉर्डर बनाती हैं, ये आपका हो जाए 15,200, ये मुख्य तटीय सीमा हो गया आपको 6100, और द्वीपों को देख लिया जाए तो आपको 1416.6 हो जाएगा। टोटल ऐड किया जाए तो आपको 22,716.6 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। अब इस हम देखेंगे कि भारत में जो राज्य हैं वो किन किन राज्यों से कौन कौन से देश यहाँ पे आके अपना बॉर्डर बनाते हैं। तो पहला देखिए पाकिस्तान है। ये तो पाकिस्तान है, तो भारत में ये गुजरात से अपना सीमा बनाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों से अपना सीमा बनाती हैं, तो आपको गुजरात से, राजस्थान, पंजाब, 3 राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 राज्य हो जाएगा। पाकिस्तान को देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा, और आपको फिर एक पंजाब हो जाएगा। 3 राज्य हो जाएगा और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। चूँकि पहले समझिए टोटल जम्मू कश्मीर था, तो केवल जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन जब ये केंद्र शासित प्रदेश 2 भागों में बट के बन गया है, तो यहाँ पे 3 राज्य, यानी पाकिस्तान से कौन कौन सा राज्य जुड़ता है? एक गुजरात, दूसरा राजस्थान और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे देखेंगे जो नेपाल है, तो नेपाल किन किन राज्यों से सीमाएं बनाती हैं? तो नेपाल देखिएगा, नेपाल किन किन राज्यों से सीमाएं बनाती हैं? तो ये बनाते हैं आपको उत्तराखंड से, एक आपका ये यूपी से, मतलब उत्तर प्रदेश से, और एक आपका यहाँ पे बिहार, फिर आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद आपको सिक्किम। नेपाल किन किन राज्यों से सीमाएं बनाते हैं? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। उसी तरह से भूटान को देख लिया जाए, किन किन राज्यों से सीमाएं बनाते हैं। तो पहला बनाता है जैसे सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, और फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया। भूटान कौन कौन राज्यों से सीमा बनाती हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी कितने राज्य से सीमाएं बना रही हैं? एक सिक्किम हो गया, एक वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया।
आप लोग एक बार उसको मैप में देखकर इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आप 1 या 2 बार इसको वीडियो को देख लीजिए और इसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बार बार नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, और ये जब बनाइएगा, सीमाएं जब बनाइएगा तो आपको बिना कैलेंडर से देखे आप इसको ऐसे बनाइएगा तो फिर आपको भूल जाइएगा। देख के बनाइएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। नहीं तो अभी इसको नोट कर लीजिए। कौन कौन सा? पाकिस्तान हो गया, फिर आपको ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अब आगे बांग्लादेश। बांग्लादेश किन किन राज्यों से सीमाएं बनाते हैं? तो पहला है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। उसके बाद यहाँ पे असम से बनाती हैं सीमा। एक बनाते हैं मेघालय से, और फिर आके असम यहाँ मिल जा रहा है। फिर यहाँ त्रिपुरा, और फिर एक मिजोरम। एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, सीमा तो बनाती है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। एक यहाँ क्वेश्चन होता है, भारत का कौन ऐसा राज्य जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपको कौन सा है? तो आपको त्रिपुरा है। आप देखिए ऊपर उत्तर में भी, आपको दक्षिण में भी और पश्चिम में भी आपको बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे जलीय सीमा हम देखेंगे कि कौन कौन सा है यहाँ पे। एक चीज़ हम कल बताए थे कि भारत का जो भारत में जो बॉर्डर बना रहा है पाकिस्तान, ये स्थलीय और जलीय दोनों बनाता है। उसी तरह से बांग्लादेश भी स्थलीय और जलीय बनाता है। और एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए कि म्यांमार जो है वो कहीं ना कहीं आपको भारत के स्थलीय और जलीय दोनों सीमाएं दोनों बनाती है। तो यहाँ पे ये स्थलीय हो जाएगा और यहाँ पे जलीय हो जाएगा। तो करेक्शन उसको जरूर कीजिएगा आप लोग कि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जलीय सीमा में कल हम बता दिए थे आपको 2 देशों से बनाती हैं अपनी सीमा, एक मालदीव, एक आपको श्रीलंका। चलिए इसको हटाएं। यहाँ पे बीचों बीच जो एक रेखाएं जो जाती हैं, कर्क रेखा जाती है यहाँ से लेकर के, और ये भारत के बीचों बीच समझिए जाती है कर्क रेखा, जिसको लगभग 23.5 डिग्री पे इसको रखा गया है कर्क रेखा। ये आपको जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार इसको और देख लीजिए। जैसे आपको ये गुजरात, मध्य प्रदेश, एक यहाँ राजस्थान भी है। तो सबसे पहले 2-2 करके याद कीजिए, गुजरात, राजस्थान, कर्क रेखा। जैसे पहला है आपको गुजरात, राजस्थान, एक ये हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब साथ में इसलिए कि छत्तीसगढ़ इसी से निकला हुआ मध्य प्रदेश से, तो एक ये क्या हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल जो है ये 8 राज्यों को समझिए बीच संपर्क करते हैं, आपको भारत को 2 भागों में बांटते हैं। तो वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए। धन्यवाद।